बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ग्राइटिंग चैप्टर 46 की पार्ट 2 की वीडियो को। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है इस जगह से उस जगह पे, यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ से सिग्नल्स गुजर के यहाँ से यहाँ पहुंचे। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल होते हैं जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे और उससे आगे आगे जा रहे होते हैं। तो आप कह सकते हो कि इट इज एन ट्रेवलिंग एक्शन पोटेंशियल। इसको हम नर्व इंपल्स भी कहते हैं। ठीक है बात। तो अगर कोई भी किसी भी जगह से कुछ सिग्नल जा रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है या एक नर्व इंपल्स गुजर रही है। अब नर्व इंपल्स की काफी सारी चीजें चेंजेस हो सकती हैं इसके अंदर, जैसा कि नंबर 1 हो सकता है कि नर्व इंपल्स गुजर चली जा रही थी आ रही थी और किसी जगह पे आके वो ब्लॉक हो गई। इस सिनैप्स ने अंदाजा लगाया कि यार ये इन्फॉर्मेशन जितनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि वो ब्रेन तक पहुंचाई जाए, तो यहाँ पे इस नर्व इंपल्स को ब्लॉक कर दिया गया। तो नंबर 1 तो ये काम हो सकता है कि नर्व इंपल्स कैन बी ब्लॉक्ड। नंबर 2 ये हो सकता है कि नर्व इंपल्स आई तो एक इंपल्स थी, लेकिन इस न्यूरॉन ने देखा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आगे रिपीटेड इंपल्सेस भेज दिए। यानी कि यहां से यहां सिर्फ एक खबर आई थी कि भाई इस हाथ पे कुछ टच हुआ है या सारा ने इधर टच किया है, लेकिन ये आगे इसको बताता है कि भाई बार बार रिपीटेड इंपल्सेस भेजता है, यानी कि मैग्नीफाई किया जा सकता है। तो दूसरा काम ये होता है कि एक इंपल्स से आगे कई इंपल्सेस जनरेट की जा सकती हैं। ऐसा भी होता है कि एक इंपल्स यहाँ पे इसने आगे इसको भी इंपल्स दे दी, इसको भी इंपल्स दे दी, इसको भी इंपल्स, तो एक इंपल्स से आगे रिपीटेड इंपल्सेस हो सकती हैं। और तीसरा काम ये होता है कि इंटीग्रेट किया जा सकता है एक इंपल्स को दूसरी इंपल्स के साथ। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कुछ टच होती है, कोई कपड़ा लग गया या कोई लग गया, तो शायद मैं उसको इग्नोर कर दूं, बॉदर भी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन एक तरफ मुझे एक सांप की आवाज है और दूसरी तरफ यहाँ पे फील हो, तो मैं फौरन एकदम चौंक जाऊंगा कि भाई ये तो मुझे लगता है मेरे हाथ पे सांप आ गया है। सही होगी बात। तो एक न्यूरॉन से इंपल्स आई है सांप की आवाज की, हो सकता है ये इंपल्स अगर अकेली होती तो मैं उसको इग्नोर कर देता, मैं कहता ये पता नहीं सीटी की आवाज है, किस चीज की आवाज है। और दूसरी तरफ से इंपल्स आई है कि मेरे हाथ से कुछ गुजर रहा है। तो इन दोनों इंपल्सेस को जब ये वाला न्यूरॉन इंटीग्रेट करेगा तो ये न्यूरॉन कहेगा ओए होए होए होए, ये तो बहुत अहम बात है, और आगे बहुत सारी इंपल्सेस सेंड करना शुरू कर देगा। सही की बात। तो हम इंपल्सेस को ब्लॉक भी कर सकते हैं कि भाई ये गैर अहम है, एक इंपल्स से आगे रिपीटेड सिग्नल्स भी भेज सकते हैं, और तीसरा काम इंपल्सेस को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और उनका एक कंबाइंड मीनिंग भी निकाल सकते हैं। ये जो सारे सलूक किए हैं हमने इंपल्सेस के साथ, ये सलूक किसने किए भला? साइनेप्सेस ने ही ये सलूक किए हैं। तो इन सारी चीजों को हम साइनेप्टिक फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो सनैप बहुत ही अहम चीज़ है। हम देख रहे हैं कि वो इंपल्स के साथ मुख्तलिफ तरह के सलूक भी कर रहा है, फिर सनैप से डिटरमिन कर रहा होता है किसी इन्फॉर्मेशन ने ब्रेन में किस जगह तक पहुंचना है, ब्रेन के वावरडोन तक पहुंचना है या डीएचए तक पहुंचना है या बैरेटोन तक पहुंचना है, ये सनैप्स डिटरमिन कर रहा है। इसी तरह हमने देखा कि सनैप्सेस की जो फैसिलिटेशन है ये हमें मेमोरी में भी हेल्प कर रही थी। तो सनैप्स की मेन 2 तरह की टाइप्स है, नंबर 1 केमिकल सनैप्स, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल सनैप्स। वैसे एक थर्ड टाइप कॉन्जॉइंट सनैप्स भी होते हैं, लेकिन फिलहाल गाइड में 2 ही डिस्कस किए गए, तो हम केमिकल और इलेक्ट्रिकल को देखते हैं। अभी तक जो हम कॉमनली डिस्कस कर रहे थे वो होते हैं केमिकल सिनेप्स। मेनली हमारे नर्वस सिस्टम में होता भी केमिकल सिनेप्स ही है, जिसमें एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल होता है। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जब इसमें एक्शन पोटेंशियल आता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर टर्मिनल अगले न्यूरॉन के अंदर भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। तो एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में जंप कर गया विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये तो हमारे पास एक केमिकल सिनेप्स होता है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को हम बहुत अच्छा स्टडी भी कर चुके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, गाबा हो गया, ग्लूटामेट हो गया। तो देयर आर मोर देन 50 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दूसरी टाइप आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की। इस सिनेप्स में जो दोनों न्यूरॉन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गैप जंक्शन। ठीक है। तो इसमें ऐसे कोई तकल्लुफ़ात की जरूरत ही नहीं है कि ये जी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगी, फलाना अलाबला, गैप जंक्शन होते हैं। सिंपल सी चीज है यार। देखो जब भी हमको डिस्कस करते हैं कि जी एक एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है, तो वो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जी ये वैसे तो फर्स्ट की बात है, लेकिन हम एक बार से रिवाइज कर रहे हैं। होता है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल में ये है कि यहाँ पे हमारे पास बाहर बहुत सारा सोडियम था, ठीक है, इधर भी बहुत सारा सोडियम था। हुआ ये है कि किसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो गया। जब सोडियम चैनल ओपन हुआ ये सोडियम अंदर आ गया। जब सोडियम अंदर बढ़ गया तो अंदर के चार्जेस चेंज हो गए। यहाँ के चार्ज चेंज होने की वजह से मजीद सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ से सोडियम अंदर आएगा। जब यहाँ पे सोडियम बहुत हो जाएगा तो ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम अंदर आता जाएगा, सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे और चार्ज में चेंज आता जाएगा। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता जा रहा है, चला जा रहा है। ऐसी होती है ना बात। एक्शन पोटेंशियल यूं ही हमारा ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल है इसमें देखो सोडियम अंदर आ गए, सोडियम अंदर आ गए, सोडियम अंदर आ गए। यही सोडियम आगे इस गैप जंक्शन से होकर अगले न्यूरॉन में चले जाएंगे और यहाँ के चैनल ओपन करवा देंगे। तो एक्शन पोटेंशियल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जिन आयन चैनल्स की चेन से काम हो रहा था वही आयन आगे ट्रेवल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में
ये जो आयंस होते हैं ये आराम से पास करके जा सकते हैं, इसलिए फौरी तौर पे आगे भी एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है। तो ये तो एक बार पता चल गई आपको, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। और आयंस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा सकते हैं, एक न्यूरॉन का सेट दूसरे न्यूरॉन के सेट से कनेक्टेड है। दूसरा, यहाँ पे जनरली बाय डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है, यानी कि इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में भी जा सकते हैं आपके पास आयंस, और इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो इधर पहुंच जाएगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो इधर पहुंच जाएगा। बाय डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है। जबकि केमिकल हमने कहा था कि वन वे कंडक्शन होती है, इधर से इधर तो जरूर आ सकता है लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तो ये वन वे कंडक्शन होती है केमिकल सिनेप्स में। यूजुअली हमारे पास ज्यादा नर्वस सिस्टम में केमिकल सिनेप्स ही होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है इनकी जो वन वे कंडक्शन है। इसी वन वे कंडक्शन की वजह से हम स्पेसिफिक एरिया तक सिग्नल को भेज पाते हैं। मिसाल के हमने एक सिग्नल को ट्रेवल करना शुरू किया था, हम चाहते हैं कि वो सिग्नल यहाँ से गुजरता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में नहीं रुकेगा बल्कि आगे जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ, फिर यहाँ से होता हुआ ब्रेन के इस एरिया तक पहुंचे, पर्टिकुलर एरिया तक मैंने उसको भेजना था। तो जब वन वे ट्रांसमिशन होती है तो वो सारा रूट से वहां तक पहुंच जाता है। जिस तरह एक हाईवे है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, तो लाहौर से इस्लामाबाद बनना बड़ा आसान है। इसके बरअक्स अगर कोई टू वे रोड होती है, वो इधर पे जा रही है इधर पे जा रही है, दरम्यान में गलियां भी आ रही हैं, तो कोई पता नहीं बंदा उकाड़ा की तरफ निकल जाए, कोई पता नहीं बंदा किधर को निकल जाए, तो वो काफी स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाना मुश्किल होता है। ठीक है, आपको पता है ब्रेन ने भी हो सकता है, ब्रेन ने सिग्नल भेजने है कि इस उंगली को मूव करो, तो देखो ब्रेन कितना स्पेसिफिक सिग्नल भेज रहा है ना, स्पेसिफिक लोकेशन तक सिग्नल को पहुंचाना है। तो ये स्पेसिफिक ट्रांसमिशन है, इसमें हमारे पास केमिकल सिनेप्स की जो वन वे कंडक्शन है इसका खास रोल है, बड़ी जबरदस्त चीज है हमारे पास। अगर आपको क्वेश्चन आता है, ये जो केमिकल ये जो टाइप ऑफ सिनेप्स है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, तो पहला डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में गैप जंक्शन होते हैं, केमिकल में नहीं होते। दूसरा डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बाय डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है जबकि केमिकल में वन वे कनेक्शन होती है। तीसरा डिफरेंस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता जबकि केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। चौथा डिफरेंस केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं सिग्नल्स को भेजने के लिए जबकि यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स रिक्वायर्ड नहीं होते। पांचवा डिफरेंस, ये जो आपके पास केमिकल सिनेप्स है ये थोड़ा सा सिनेप्टिक डिले आता है, यानी इधर से इधर एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जाहिर बात है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो आगे अपना एक्शन करेंगे, फिर जाके एक्शन पोटेंशियल आएगा ना, तो मामूली सा टाइम लगता है, जिसको हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई सिनेप्टिक डिले नहीं होता। ऑलराइट जी, ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ द सिनेप्स। ये जो खास तौर पे ये वाला जो सिनेप्स है इसकी हम थोड़ी बहुत एनाटॉमी को देखने लगे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो बात डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो लफ्ज यूज हुआ है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा ताकि हमें एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के बारे में आइडिया हो जाए। लो जी, समझिएगा कि हमारे पास ये है ना अगर स्पाइनल कॉर्ड, तो मैं स्पाइनल कॉर्ड को काट के आपको उसका क्रॉस सेक्शन शो करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन आ गया। सही की बात होता है ये कि स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड में कई न्यूरॉन्स यूं इधर से आ रहे होते हैं और इधर से भी इसके पास नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो यानी कि इस तरह से कुछ सूरत हाल बन रही होती है हमारे पास। हम वैसे ये बहुत डिटेल में न्यूरो में डिस्कस करते हैं चीज़ें, लेकिन अभी चूंकि पहला चैप्टर ही है तो मैंने कहा हो सकता है आपको ना पता हो, तो हम ये बातें बता देते हैं आपको। अच्छा, अब ये स्पाइनल कॉर्ड का, अच्छा पहले तो देख लो ये वाली साइड स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर साइड है यानी सामने वाली तरफ, और ये स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर साइड है यानी कि पीछे वाली तरफ। अच्छा, ये हो गई इसकी जो लेफ्ट साइड कह लो राइट साइड कह लो, वो तो खैर साइड की कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, अब जनरली हुआ क्या बेसिकली, यहाँ से भी नर्व फाइबर आ रहे हैं, यहाँ से भी नर्व फाइबर आ रहे हैं। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रे मैटर मौजूद होगा। ग्रे मैटर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे सेल बॉडीज वगैरह ज्यादा हैं, और व्हाइट मैटर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो व्हाइट अपीयरेंस दे रहा होता है। तो ये दरमियान में आ गया हमारे पास ग्रे मैटर। अब होता बेसिकली क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन आ भी रही होती है और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जा भी रही होती है, जैसा कि हम रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन आ रही है यानी कि जो नर्व फाइबर सेंसरी सिग्नल्स को उसके अंदर लेके आ रहे होते हैं, वो आमतौर पे इस रास्ते से आती हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड से आती हैं। तो इस पोस्टीरियर कॉर्ड को हम डॉर्सल रूट भी कहते हैं, इसको हम सेंसरी रूट भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ला रहा होता है। और जो आगे वाला ये इंफॉर्मेशन को ले जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसको हम मोटर रूट भी कहते हैं। अब ये मोटर वाला जो है ये एंटीरियर साइड पे मौजूद है, तो इसलिए इसको कहते हैं एंटीरियर मोटर, मतलब इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको कहते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स। तो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसकी सेल बॉडी यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को वसूल करती है और फिर उन सिग्नल्स को लेके प्रॉपर जिस जगह तक पहुंचना हो, मिसाल के तौर पे अगर हैंड तक पहुंचना था तो सिग्नल्स को लेके हैंड तक पहुंच जाता है। इसका ये जो लंबा सारा एक्सॉन होता है वो अपनी जगह तक पहुंच जाता है। तो ये होता है एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ न्यूरॉन। अब ये देख सकते हैं बहुत सारी जगहों से सिग्नल्स को रिसीव कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन आपको शो किया है जिसके दरमियान में आपके पास सेल बॉडी है जिसको आप सोमा कहते हो। उसके अलावा ये काफी सारे इसके डेंड्राइट्स है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। अब हम देख सकते हैं बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ रहे हैं इस जगह पे। ज्यादातर नर्व फाइबर्स वो कहते हैं 80 to 95% ऑफ द नर्व फाइबर्स डेंड्राइट्स पे आकर सिग्नल्स दे रहे होते हैं।
ये ग्रीन वाले जो नर्व फाइबर्स आ रहे हैं और डेंड्राइट्स पे सिग्नल्स दे रहे हैं। और 5 to 15% कुछ, यानी कि 5 to 20% कह लो, कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी के ऊपर आकर सिग्नल्स दे रहे होते हैं, डायरेक्टली सोमा तक आकर सिग्नल्स दे रहे होते हैं। सही बात। बहरहाल जहां से भी सिग्नल्स आ रहे हैं ये एंटीरियर मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स को रिसीव करता है और आगे एक्सॉन जो होता है वो पे सिग्नल्स को लेकर पहुंच जाता है। तो हमें पता है एक्सॉन क्या होता है, हमें पता है डेंड्राइट्स क्या होते हैं, हमें पता है सोमा क्या होता है, और उसके अलावा बहुत सारे टर्मिनल्स बन रहे हैं 95%, ये वाली बातें भी हो गई। अच्छा, अब जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, जाहिर सी बात है ये एक्सॉन भी जब आगे पहुंचेगा तो कोई ना कोई सिनेप्स फॉर्म कर रहा होगा। अब बात करें जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है, ये एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स ऐसे होते हैं कि वो खास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो जाके अगले न्यूरॉन को इनहिबिट कर दे। सही होगी बात। और कुछ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स ऐसे होते हैं जो ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो जाके अगले न्यूरॉन को एक्साइट कर दे। ओके होगी बात। यानी कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कैन बी एक्साइटेटरी एंड इट कैन बी इनहिबिटरी। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके अलावा बता रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमने एंटीरियर मोटर न्यूरॉन की बात की है ना, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन के अंदर बहुत सारे टाइप्स के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। न्यूरॉन्स में क्या चीजें डिफर कर सकती हैं, हो सकता है उनका साइज ऑफ द सेल बड़ा हो या छोटा हो। इसी तरह से डेंड्राइट्स के नंबर, डेंड्राइट्स का साइज, डेंड्राइट की लेंथ, ये सब कुछ वेरी कर सकता है। एक्सॉन का साइज भी वेरी कर सकता है, एक्सॉन की लेंथ भी वेरी कर सकती है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ एक्सॉन बिल्कुल छोटे से भी होते हैं। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन तो बाज़ कई सेंटीमीटर के होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से लेके एक ही एक्सॉन से पूरा आपके पांव तक पहुंच रहा है, कितना लंबा एक्सॉन होगा ना। ठीक है, तो काफी बड़े एक्सॉन भी होते हैं, बहुत से छोटे से एक्सॉन भी होते हैं। तो ये काफी चीजें होती हैं। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के नंबर भी वेरी करते हैं। तो ये सब कुछ न्यूरॉन्स के अंदर वेरी कर रहा होता है। टर्मिनल की बात फिर आता है हमारे पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, यानी कि एक एक्सॉन के एंड पे जो टर्मिनल होता है जो आगे पे सिनेप्स फॉर्म करता है किसी और न्यूरॉन के साथ, वो जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल है उसकी डिटेल को हम डिस्कस करना है। वो काफी एक स्मॉल राउंड सी शेप होती है, तो उसको, या ओवल नॉब्स होती हैं, तो उसको हम कई दफा टर्मिनल नॉब्स भी कह देते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी कह देते हैं, उनको हम बटन्स भी कह देते हैं, एंड फीट भी कह देते हैं, सिनेप्टिक नॉब भी कह देते हैं। उनको काफी सारे नाम रखे हैं हमने। ये होती है हमारे पास एक प्री सिनेप्टिक टर्मिनल या एक्सॉन नॉब या इस तरह सारे, इसके काफी सारे आप नाम रख सकते हैं। सही की बात। लो जी, अब होता बेसिकली क्या है, अब हमने थोड़ी बहुत ट्रांसमिशन को समझना है कि जब एक एक्शन, अच्छा पहले तो देख लो ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट को। इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के दरमियान में ये जो जगह मौजूद है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। आमतौर पर इसकी विड्थ 200 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम्स तक होती है। ऑलराइट, यहां तक बात समझ में आ गई। लो जी, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल हो गया, ये पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल हो गया, ये आपके पास एक्सॉन नॉब है यानी कि। अच्छा, अब इस एक्सॉन नॉब के अंदर काफी सारे ब्राउन कलर के ये ब्राउन कलर में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, ये ब्राउन कलर के वेसिकल्स मौजूद हैं और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं। ओके, उसके बाद ये पिंक कलर के काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए मौजूद होते हैं ताकि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाएं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें मजीद न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन के लिए। ओके ओके बात। तो ये हमारे पास एक्सॉन नॉब है जिसके अंदर ढेर सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब होता बेसिकली क्या है, वो भी यही बातें बता रहे हैं ना, मैंने कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छा, आगे रिसेप्टर्स की टाइप्स आती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, होता बेसिकली क्या है जी, इस न्यूरॉन में कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल आया, हम आमतौर पर बड़े मजे से कहते हैं कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, इसने इसको एक्साइट कर दिया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया। अब ये किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जंप करता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तो बड़ा आसान है, आयंस यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इधर आयन चैनल ओपन करवा देंगे, एक्शन पोटेंशियल चल पड़ेगा। लेकिन केमिकल सिनेप्स में किस तरह से होता है, तो उसको हमने स्टडी करना है। होता बेसिकली ये है, जब जनाबे वाली, ये देखो, ये तो आपको मैंने दिखाया रेस्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर से पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव है। लेकिन जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा, ये जी ये वाला जो नर्व है ये एक्साइट हो गया, इसमें एक एक्शन पोटेंशियल आ गया मिसाल के तौर पे, ये एक्शन पोटेंशियल आगे आता जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ये जो मैंने कैल्शियम चैनल्स शो किए हुए हैं ये हो जाएंगे ओपन। जब ये एक्शन पोटेंशियल आएगा तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जब ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो न्यूरॉन से बाहर काफी ज्यादा कैल्शियम होता है। ये येलो कलर का कैल्शियम दिखाया मैंने, ये देखें, ये कैल्शियम दिखाया है मैंने। ठीक है, अब न्यूरॉन से बाहर काफी सारा कैल्शियम था, जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो ये न्यूरॉन से बाहर वाला कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये जी अंदर आ गया। सही है के बाद, तो एक्शन पोटेंशियल के आते साथ ही कैल्शियम जो होता है वो सेल के अंदर आ गया। ये देखो जी अंदर आ गया। अंदर आने के बाद ये कैल्शियम रिलीजिंग साइट्स पे को एक्टिवेट करता है, यानी कि आपका जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर ये खास साइट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग साइट्स।
ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम ने रिलीजिंग साइट्स को एक्टिवेट कर दिया। जब ये रिलीजिंग साइट्स एक्टिवेट होती हैं तो ये अपने साथ इस सिनेप्टिक वेसिकल को अटैच करेंगी और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखते हैं कैल्शियम आया, कैल्शियम ने इस रिलीजिंग साइट को एक्टिव किया या इस रिलीजिंग साइट पे इसने कोई ना कोई अपना एक्शन किया, जिसकी वजह से इस रिलीजिंग साइट पे एक सिनेप्टिक वेसिकल लग गई और सिनेप्टिक वेसिकल के लगने से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। ये ब्राउन कलर के न्यूरोट्रांसमीटर जो कि लो जी यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो गए। देखा आपने, इसी तरह से यहाँ ये वाला भी आके ऐसा ऐसा यहाँ पे लग जाएगा और इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर से वो रिलीज हो जाएंगे। एक एक्शन पोटेंशियल के आने से इस तरह की 2-3 वेसिकल्स होती हैं जो कि रिलीज हो जाती हैं। एक वेसिकल के अंदर काफी ढेर सारा न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, तो इस वजह से जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो काफी ढेर सारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब एक दफा तो सारी वेसिकल्स रिलीज हो गई, बस थोड़ी बहुत 2-3 वेसिकल्स रिलीज हो जाएंगी। हो सकता है कोई और इंपल्स है तो 2-3 और रिलीज हो जाए, कोई और इंपल्स है 2-3 और रिलीज हो जाए, ठीक है। तो आपको यार इस तरह तो ये वेसिकल्स खत्म हो जाएंगी। तो भाई इतनी ज्यादा वेसिकल्स होती हैं कि कोई 100 या 1000 इंपल्सेस भी आ जाए ना तब अगर कोई 1000 इंपल्सेस आ जाए तब जाके हमारी वेसिकल्स खत्म होती हैं। सही के बाद वो इसी वजह से ये वैसे पहले हम लोग नर्व फिजियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको याद होगा एक जो चीज जिसको हम कहते थे सिनेप्टिक फटीग, जिसमें हम कहते हैं कि भाई अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये थक गया है, इसके काफी हद तक न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो चुके हैं। खैर बहरहाल अभी यहाँ पे न्यूरोफिजियोलॉजी में इस सिनेप्टिक फटीग वगैरह का जिक्र नहीं किया हुआ उन्होंने, ये पहले की बातें बेसिक्स की बातें हैं। अभी तक हमने बस ये डिस्कस किया है कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम की एंट्री होती है, वो रिलीज साइट्स पे लगता है, रिलीज साइट्स वेसिकल को अपने साथ अटैच करता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। गुड हो गई बात। अगर एक छोटा सा आपको एडिशनल बात और बता दूं, यहाँ पे ये जो चक्कर चला ना कि ये इसके साथ अटैच हुआ है सिनेप्टिक वेसिकल, इसके अटैच होने के बारे में एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं डॉकिंग मैकेनिज्म। ये लो जी हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम की एंट्री रिलीजिंग साइड पे लगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो ठीक है, तो जो पोस्ट सिनेप्टिक मीडियम होती है ना, इस पे काफी सारे रिसेप्टर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स पे लग जाएगा और इसके अंदर चेंजेस कॉज करवाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेप्टर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं। यानी कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होंगे, यानी कि समझ लो जो मैंने ब्लू वाले बनाए हुए हैं ना, ये ब्लू वाले ऐसे रिसेप्टर्स हैं कि जब इन पे आके न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा तो ये एक्साइटेटरी हैं, यानी कि ये आगे एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर देंगे, ये इस न्यूरॉन को एक्साइट कर देंगे, सही। जबकि ये रेड वाले रिसेप्टर्स ऐसे हैं कि जब इन पे आके न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा तो ये उल्टा इनहिबिट कर देंगे न्यूरॉन को, सही होगी बात। अब ये जो हमारे पास रिसेप्टर है यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को फील करेगा और अपने अगले न्यूरॉन में कोई ना कोई चेंजेस लेके आएगा, उस रिसेप्टर की भी दो साइड्स होती हैं। नंबर एक होता है बाइंडिंग कंपोनेंट, नंबर दो होता है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। बाइंडिंग कंपोनेंट तो वो होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को अपने साथ, न्यूरोट्रांसमीटर को आइडेंटिफाई करता है और उसको अपने साथ अटैच करवा लेता है, ये तो हो गया हमारे पास बाइंडिंग कंपोनेंट। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट वो होता है जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और सेल के अंदर मौजूद है। ये इंट्रासेलुलर कंपोनेंट जो होता है ये मुख्तलिफ तरह के काम करवा सकता है। कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब न्यूरोट्रांसमीटर आके लगता है तो वो रिसेप्टर किसी न किसी आयन चैनल को ओपन करवा देते हैं, सही की बात। और कुछ रिसेप्टर और उस आयन चैनल के ओपन होने की वजह से इस न्यूरॉन के अंदर कोई भी चेंज आ जाएगी। दूसरा, कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं कि जब उन पे आके न्यूरोट्रांसमीटर लगता है तो वो आयन चैनल नहीं बल्कि अंदर कुछ ऐसी केमिकल चेंजेस करवाते हैं, किसी और मैसेंजर को, सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करवा देते हैं। वो सेकंड मैसेंजर जाके अंदर कोई और मेटाबॉलिक चेंजेस लेके आ सकता है, वो ला काफी लॉन्ग टर्म निस्बतन इफेक्ट कर देते हैं, सही होगी बात। जो रिसेप्टर्स आयन चैनल्स को ओपन करते हैं उनको कहते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। तो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर के हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम कहते हैं एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं और इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कहते हैं कि एक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं और दूसरा मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं। आयनोट्रोपिक वो रिसेप्टर्स होते हैं जब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आके लगता है वो कोई ना कोई आयन चैनल ओपन करवाते हैं। अब दो तरह के आयन चैनल्स ओपन हो सकती हैं, या तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैटायन चैनल्स ओपन होंगे जिनसे पॉजिटिव आयन जैसे कि सोडियम पास करेंगे, या फिर एनाइन चैनल्स ओपन होंगे जिनमें से नेगेटिव आयन जैसे कि क्लोराइड वगैरह पास करेंगे। अब आपको पता है कि जो भी आयन चैनल्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने पर्टिकुलर आयन के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई सोडियम के लिए चैनल है तो वो जनवरी एक उसने पॉजिटिव सोडियम को गुजारना ना, तो उस पर एक तो नेगेटिव चार्जेस वगैरह होंगे ताकि
जो दूसरे नेगेटिव आयंस हो वो रिपेल हो जाएं और ये जो है ये मोहतरम अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। इस तरह की। और वेरी सिमिलरली जो क्लोराइड के लिए चैनल्स होंगे उनमें से ये सोडियम कैल्शियम वगैरह इसलिए नहीं गुजर सकते क्योंकि ये जो सोडियम कैल्शियम वगैरह ना इनकी हाइड्रेटेड फॉर्म काफ़ी बड़ी होती हैं और वो फॉर्म इस क्लोराइड चैनल से गुजर नहीं पाती, क्लोराइड चैनल छोटा होगा, ठीक है। तो हमें पता है चैनल के साइज़ की वजह से, चैनल के चार्ज की वजह से, चैनल के शेप की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो चैनल होते हैं ये अपने पर्टिकुलर आयन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सही के बाद अब हम देख सकते हैं भाई कुछ ऐसे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होंगे जो कि कैटायन चैनल ओपन करवाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कि एनायन चैनल ओपन करवाते हैं। अब जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स कैटायन चैनल को ओपन करवाएंगे उनसे क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे जरा भाई ये ब्लू वाले पे आके कोई न्यूरोट्रांसमीटर लगा और इसने एक कैटायन चैनल ओपन करवा दिया, यानी कि सोडियम चैनल ओपन करवा दिया। अब होता क्या है, ये ऑरेंज कलर का सोडियम शो किया हुआ है, यहाँ पे बाहर सेल के बाहर सोडियम काफ़ी ज़्यादा होता है। जब सोडियम सेल के अंदर एंटर होगा इस आइनोट्रोपिक रिसेप्टर से तो सोडियम की एंट्री की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ना अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जब भी कैटायन चैनल ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाती है। तो कैटायन चैनल्स ओपन करने वाले आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स आमतौर पे एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसा बात समझ में आ गई, यानी कि जो कैटायन की एंट्री करवा रहे हैं वो आगे एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करवाएंगे, इसलिए उनको हम एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। दूसरी तरफ ऐसे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो कि एनाइन चैनल्स को ओपन करवा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये रेड वाला है, जब इस पे आके न्यूरोट्रांसमीटर लगा तो इसने एनाइन चैनल को ओपन करवा दिया। अब एनाइंस कौन से है, क्लोराइड वगैरह। अब सेल के बाहर क्लोराइड ज़्यादा होता है, यानी कि ये पर्पल कलर का क्लोराइड शो किया हुआ मैंने, नेगेटिव क्लोराइड। जब सेल के बाहर क्लोराइड ज़्यादा होगा तो एनाइन चैनल ओपन होने पर सेल के अंदर आएगा क्लोराइड। अब यार क्लोराइड तो नेगेटिव होता है, तो जब क्लोराइड सेल के अंदर आएगा तो ये जो मेम्ब्रेन है अंदर की साइड से ये मजीद नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि बजाय इसके कि ऐसे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता ये जो है मजीद नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा मेम्ब्रेन का, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि ये न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एनाइन चैनल ओपन करवाने वाले रिसेप्टर्स इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आगे बात। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स या कैटायन चैनल को ओपन करवा के एक्साइट करवाएंगे या एनायन चैनल को ओपन करवा के इनहिबिट करवाएंगे। ये वाली बात तो यहाँ पर सारी एक्सप्लेन की हुई थी। और एक और चीज़ ये है कि ये जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं इनका एक्शन बहुत ही रैपिड होता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आएगा फौरी तौर पे कोई ना कोई आयन चैनल ओपन हो जाएगा और जो भी एक्शन करना था उस आयन चैनल के ओपन होने से जो भी चेंज होनी थी वो फौरन हो जाएगी। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ख़त्म होगा फौरी तौर पे इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही रैपिड किस्म की चीज़ होती है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स वाली। यार नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि यार फौरी तौर पे ख़त्म ना हो बल्कि थोड़ी देर तक परसिस्ट करें। तो अब हम क्या करें, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स तो काम करेंगे नहीं, तो ऐसे प्रोलॉन्ग एक्शंस के लिए होते हैं हमारे पास मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, जिनमें हमारे पास ऐसा कोई खास रिसेप्टर होता है जो कोई ना कोई मेटाबॉलिक चेंज लेकर आता है इस न्यूरॉन के अंदर और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कुछ थोड़ा सा प्रोलॉन्ग एक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं क्या करते हैं, किसी कोई ना कोई केमिकल चेंज करवाते हैं, किसी ना किसी सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करवाते हैं ताकि जब न्यूरोट्रांसमीटर खत्म भी हो जाए तो वो सेकंड मैसेंजर काम करता रहे और अंदर थोड़ा बहुत थोड़ी देर तक असर रहे। सेकंड मैसेंजर सिस्टम काफ़ी सारे होते हैं, जिनमें से एक मशहूर ज़माना मिसाल होती है हमारे पास जी प्रोटीन सेकंड मैसेंजर सिस्टम की। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन के एग्जांपल को। अब ये जो डायग्राम है ना ये समझिए हमारे पास ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना इसी मेम्ब्रेन को उन्होंने जूम करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सही की बात। तो हुआ क्या जाने वाली, न्यूरोट्रांसमीटर आया, जब न्यूरोट्रांसमीटर आके हमारे पास इस मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर पे लगा तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर की अंदर साइड पे थी हमारे पास जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। इनमें से अल्फा सबसे बड़ा सब यूनिट होता है जिसके ऊपर आमतौर पे लगी होती है जीडीपी। जैसे ही इस रिसेप्टर पे आके न्यूरोट्रांसमीटर लगा तो इस रिसेप्टर की एक कन्फर्मेशनल चेंज और उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से अल्फा के ऊपर जीडीपी की बजाय लग जाएगा जीटीपी। जैसे ही अल्फा के ऊपर जीटीपी लगेगा तो ये अल्फा अपने बाकी सब यूनिट से वेरीफाई करेगा और ये निकल जाएगा, ट्रैवल करना शुरू कर देगा और ये जाके सेल के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस करवाना शुरू कर देगा। अब ये अल्फा यूनिट क्या चेंजेस करवा सकता है, नंबर 1 ये अल्फा यूनिट जाके किसी ना किसी आयन चैनल को ओपन करवा सकता है। ला भाई, तो आप हो गए लो फर्क क्या हुआ, अगर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर ने भी आयन चैनल ओपन करवाया और ये आइनोट्रोपिक ने भी आयन चैनल ओपन करवाया तो बात तो एक ही हो गई? नहीं, बात एक नहीं है। क्यों? क्योंकि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर में जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आके लगा था फौरी तौर पे आयन चैनल ओपन हो गया था और फिर रैपिडली आयन चैनल बंद भी हो गया था। जबकि मेटाबोट्रोपिक में ये होगा कि पहले वो न्यूरोट्रांसमीटर आया,
अल्फा सब यूनिट पे आके जीटीपी लगी, फिर अल्फा सब यूनिट ने बेवफाई की, फिर जाके कहीं थोड़ी देर बाद आयन चैनल ओपन होंगे और यहाँ पे आयन चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रहेंगे। समझो के बाद, तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा देर तक परसिस्ट करता है। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स ना सिर्फ आयन चैनल्स को ओपन करवाते हैं बल्कि वो सेल के अंदर एडेनालाइल साइक्लेज या ये गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा के साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी भी बनवा सकते हैं। ये साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी भी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कुछ चेंजेस लेके आ सकती हैं, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक चेंजेस ला सकते हैं। नंबर 3, हो सकता है ये अल्फा सब यूनिट इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की एक्टिवेशन करवा दे और एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा के किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ कर दे, किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा स्लो कर दे। और नंबर 4, ये जो अल्फा सब यूनिट है ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन को भी इंक्रीज कर सकता है। यानी सेल के अंदर जो हर वक्त आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ये हो सकता है कि प्रोटीन किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन को बढ़ा दे। तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर एक आने वाले एक्शन पोटेंशियल से नेक्स्ट न्यूरॉन में कई किस्मों की चेंजेस कर सकते हैं, जैसे जिनमें से ये 4 चेंजेस हैं। ये 4 चेंजेस गाइटर उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 1, आयन चैनल्स को स्पेसिफिक आयन चैनल्स को ओपन करवाना। नंबर 2, साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करवाना। नंबर 3, मुख्तलिफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाना और नंबर 4, जीन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करवाना। तो ये जो चेंजेस होती हैं ये हमारे पास लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, न्यूरॉन्स में ज़्यादा देर तक काम कर लेती हैं ये। फिर आहिस्ते से जाहिर सी बात है इस जी प्रोटीन के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये अल्फा से जीटीपी उतर जाएगी, दोबारा जीडीपी लग जाएगी और दोबारा अपना वापस यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा वफा करना शुरू कर देगा और अल्फा सब यूनिट वापस आ जाता होता है। तो हमने ये देख लिया रिसेप्टर्स के 2 टाइप्स, आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स कैटाइन या एनायन चैनल्स को ओपन करवाती हैं। अगर कैटाइन को ओपन करवा रही होंगी तो वो एक्साइटेशन कॉज करवाएंगी, अगर एनायन चैनल ओपन करवाएंगी तो वो इनहिबिशन कॉज करवाएंगी। फिर मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर वो किसी न किसी सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम करती हैं। इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है, जैसे कि जी प्रोटीन के थ्रू उन्होंने 4 तरह के मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवा सकती हैं सेल के अंदर। अच्छा, अब हमने कहा था ना ये जिस तरह के हम देख सकते हैं रिसेप्टर्स एक्साइटेटिव भी होते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे भी हैं जो कि इसके अंदर एक्साइटेशन करवा रहे हैं, ऐसे भी जिसके इसके अंदर इनहिबिशन करवा रहे हैं। हमने देखा कैटाइन चैनल ओपन करवाने वाले एक्साइटेशन करवाते हैं, एनायन चैनल ओपन करवाने वाले इनहिबिट करवाते हैं। और भी हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं किसी रिसेप्टर की जो कि एक्साइटेशन कॉज करवाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इनहिबिशन कॉज करवाती हैं। तो एक्साइटेशन के लिए पहले तो वही आ गया सोडियम चैनल का ओपन होना। जब सोडियम चैनल ओपन होंगे पॉजिटिव चैनल अंदर आएंगे, डीपोलराइजेशन होगी, गुड होगी बात। नंबर 2, कंडक्शन ऑफ क्लोराइड और पोटेशियम को कम करने से भी एक्साइटेशन होती है। यानी कि क्लोराइड की कंडक्शन क्या होती है, नेगेटिव क्लोराइड अंदर आ रहा है, नेगेटिव क्लोराइड अंदर आएगा तो अंदर मजीद पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि इनहिबिशन होगी। वेरी सिमिलरली पोटेशियम चैनल क्या होते हैं, पोटेशियम को बाहर भेजते हैं। तो जब पॉजिटिव पोटेशियम बाहर जाएगा तो जाहिर है पॉजिटिव बाहर जा रहा है, अंदर का नेगेटिव मजीद बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों चेंजेस से मजीद पोलराइजेशन होती है, यानी कि इनहिबिशन होती है। हम अगर इन दोनों चैनल्स को बंद करना शुरू कर दें तो ये भी एक एक्साइटेशन वाला एक्शन है। तो एक्साइटेशन नंबर 1 सोडियम चैनल्स को ओपन करवा के होती है, नंबर 2 क्लोराइड चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स को क्लोज करवा के होती है, और नंबर 3 कुछ इंटरनल मेटाबॉलिज्म चेंजेस से भी एक्साइटेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम सेल के अंदर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स की जो प्रोडक्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उसको बढ़ाना शुरू कर दें। जब एक्साइटेटरी मैंने ब्लू कलर के बनाए हुए थे ना, जब एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, समझ लें जनाब ब्लू कलर कहाँ गया, ये समझ लें ब्लू ही है, चलो जी। जब एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता इस मेम्ब्रेन पे एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये जो न्यूरॉन है ये एक्साइट होना शुरू हो जाएगा। सही की बात। तो इन 3 तरीकों से एक्साइटेशन करवाई जा सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि इनहिबिशन कैसे करवाई जा सकती है। तो क्लोराइड चैनल ओपन करवा दो, इनहिबिशन हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव क्लोराइड अंदर आएगा, बहुत पोलराइज हो जाएगा। पोटेशियम चैनल ओपन करवा के इनहिबिशन हो सकती है क्योंकि पोटेशियम बाहर जाएगा, अंदर मजीद पोलराइजेशन बढ़ जाएगी। और इसी तरह से कुछ रिसेप्टर एंजाइम्स को बढ़ा के इनहिबिशन हो सकती है, यानी कि अगर इनहिबिटरी एंजाइम्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए तो ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट रखेगा इस न्यूरॉन के ऊपर। हमने देखा न्यूरॉन के ऊपर कोई भी रिसेप्टर एक्साइटेशन कैसे करवा सकता है, कोई भी रिसेप्टर इनहिबिशन कैसे करवा सकता है। आगे अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनकी टाइप्स क्या हैं। हमने सिनेप्सिस की टाइप्स देखी, इलेक्ट्रिकल होते हैं और दूसरे वाले केमिकल होते हैं। फिर ये जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है इसकी भी टाइप्स देखी हमने, आयनोट्रोपिक भी होते हैं, मेटाबोट्रोपिक भी होते हैं, इसी तरह एक्साइटेटिव भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं। अब हम देखेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।